अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वाज रेडी टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया इन 2090। देखते हैं भाई वीडियो। ये फिर से रिवर्स तो नहीं हो रहा। चलो खैर देखते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ 2019 में पाकिस्तान रेडी था और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोनों कंट्रीज को संभाल लिया। ये रिसेंटली कहा है माइक पॉम्पेयो ने अपनी किताब में। इसके बारे में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि माइक पॉम्पेयो क्लेम्स दैट इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी, मैं कहूंगा, अनोखी बातें लिखी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया बहुत ही जल्द डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किस कंट्री को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आज के समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, मगर 2020 के टाइम में और उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए यूएसए में कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री का दर्जा होता है। इनके विदेश मंत्री थे माइक पॉम्पेयो। ये चेहरा आपको याद होगा, इन्होंने बहुत बार इंडिया को विजिट किया था। माइक पॉम्पेयो काफी न्यूज में भी रहते थे। तो हाल ही में पॉम्पेयो ने एक किताब लिखी अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अभी तक ये किताब इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मगर इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमको बताते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बार बातचीत करी है इस पूरी किताब में। ना पहली बात तो देखिए, इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। अब इनके बारे में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं माइक पॉम्पेयो के हिसाब से। और इन्होंने ये कहा कि अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जरा बातचीत करी नहीं। मेन इनकी बातचीत होती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और आगे इन्होंने देखिए सुषमा स्वराज जी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है गूफबॉल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। गूफबॉल एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो काफी गलतियां करता है। और हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स में काफी महारत हासिल कर रखी थी और उसके बेसिस पर वो बन गया एक मिनिस्टर। तो ये सब जो वर्ड इन्होंने यूज किए हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, ये आपत्तिजनक है। और जयशंकर साहब ने भी कहा है, पॉम्पेयो की किताब पर रिएक्ट किया जयशंकर साहब ने और ये कहा कि सुषमा स्वराज जी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज जी का देहांत हो चुका है, उनके बारे में ऐसी बातें बोल के इनको क्या मिलेगा आज के समय, इट इज पॉइंटलेस। मगर आगे पॉम्पेयो ने अपनी किताब में यह लिखा कि सुषमा स्वराज जी के बाद जब डॉक्टर एस जयशंकर बने भारत के विदेश मंत्री, तो इनको ये यूएसए में कहते थे मिस्टर जे। और जयशंकर साहब के साथ काम करना बहुत ही आसान लगा माइक पॉम्पेयो को। इन्होंने ये कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जयशंकर के साथ, वो मेरी बात समझते थे, मैं उनकी बात समझता था। वो 7 लैंग्वेजेस बोलते थे, उनमें से एक इंग्लिश भी थी और उनकी इंग्लिश कुछ मामलों में मुझसे भी बेहतर थी। तो काफी इन्होंने तारीफ करी है जयशंकर साहब की। बट अगेन सुषमा स्वराज जी के बारे में खराब बातें बोलने की इनको कोई आवश्यकता थी नहीं। ना इस सब के बाद पॉम्पेयो बात करते हैं एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में। ये कहते हैं कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब ये बात ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी किताब कि भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उसके बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ये बात बताई इनको जयशंकर साहब ने। इन्होंने ये कहा किताब में कि मुझे रात को फोन कॉल आता है डॉक्टर एस जयशंकर का। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी कर रहा है, हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, तो इसके रिस्पॉन्स में ये लोग अपने मिसाइल रेडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर वो अपने मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च हो जाएंगे। अब पॉम्पेयो ने जैसी ये बात सुनी, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात, पॉम्पेयो ने जैसे ये बात सुनी वो बिल्कुल उड़ गए। इन्होंने सीधा फोन किया उस वक्त के यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन और पॉम्पेयो ने आपस में बातचीत करी और ये डिसाइड किया पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन काम करने का समय है।
तो दोनों ने सीधा बात करी। इमरान खान से नहीं, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रियल लीडर है जनरल बाजवा, इनसे बात करी माइक पॉम्पियो और जॉन बोल्टन ने, और ये पूछा कि क्या आप इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर करने वाले हैं तो उनकी साइड से फट से जवाब आएगा, बी रेडी। तो जैसे ही ये बात बाजवा को बताई गई, बाजवा ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। बाजवा ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने नहीं वाले इंडिया पर, हम तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में बाद में ये लिखा कि हमने ये सब बातें बताई डॉक्टर अजय शंकर को, और फिर इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड को लिया कॉन्फिडेंस में, और इसी तरीके से हमने एक न्यूक्लियर वॉर कर दी अवॉइड। और आगे ये फिर खुद की प्रशंसा करते हैं और यूएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि देखिए यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यूएसए ना होता तो ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा चुके होते। और आगे ये कहते हैं कि नो अदर नेशन कुड हैव डन दैट बट वी डिड दैट नाइट टू अवॉइड ए हॉरिबल आउटकम। तो पर्सनली मुझसे आप पूछें तो माइक पॉम्पियो ये सारे किस्से को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि बालाकोट के बाद अगर इन्होंने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का सोचा भी तो उसके जवाब में इंडिया क्या कर देगा। तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि जयशंकर साहब ने इतनी ज्यादा चिंताजनक टोन से बात करी होगी माइक पॉम्पियो से। बस डिस्कशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की साइड से कुछ एक्शन होता है तो हम भी जवाब देंगे। वो हो सकता है कि यूएसए ने कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को कहा हो कि ज्यादा इसके बाद कुछ मत कर देना, वॉर मत स्टार्ट कर देना। बट मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर इतना ज्यादा था। इस पर्टिकुलर केस में माइक पॉम्पियो डेफिनेटली अपनी इंपॉर्टेंस, यूएसए की इंपॉर्टेंस ज्यादा बड़ा चला के दिखा रहे हैं। और आगे माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका मेन आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ हमको अपने रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में, माइक पॉम्पियो ने अपनी टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली ये चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करे और साथ ही साथ इंडिया को अपना नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई बनाए। अगेन मैं आपको कहूंगा, इंडिया में हम लोग एलाई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। एलाई होता है पक्का मित्र, के मतलब आप हमारे मित्र, उसके खिलाफ। इंडिया यूज करता है वर्ड पार्टनर, जबकि यूएसए की तरफ से आप देखोगे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंडिया को ये बनाए एक अमेरिकन एलाई, द नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई। तो इससे देखिए हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अमेरिकन कैसे व्यू करते हैं इंडिया को। और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इससे हमको ये भी इंसाइट मिलती है कि जब टेक्नोक्रेट संभालते हैं फॉरेन पॉलिसी तो बाकी देशों को कितनी आसानी होती है इंडिया से बातचीत करने में, इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत ही सही रिप्लाई दिया है माइक पॉम्पियो को कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप किसी के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका देहांत हो चुका है। और वैसे मैं आपको यही बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि माइक पॉम्पियो 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी खड़े हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे गॉड नोस, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये वापस कहीं ना कहीं से यूएसए की गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर किस कंट्री को डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम डीजल सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चिकन स्नैक की जो इंपॉर्टेंस है ये काफी हद तक बढ़ जाती है इससे। और हाँ, आप सब लोगों को मैं अपील करूंगा कि सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश, एक नया चैनल है। वहां पर हम इंडिया का जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स वहां पे ऐड हो चुके हैं। मैंने 3 वीडियोस भी करी है अपलोड, शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूं। धीरे धीरे वहां पे और वीडियोस आएंगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। इट इज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैंने रिसेंटली ही यहाँ पर एक वीडियो डाली है कि किस तरीके से इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि चाइना को आप जियोपॉलिटिकल चेस में हरा सकते हैं। वीडियोस इंग्लिश में होगी विद ग्रेट ग्राफिक्स। सो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश। जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो बिल्कुल ना एक हिला देने वाली जो न्यूज़ है ना वो थी, क्योंकि इधर से स्ट्राइक वगैरह की जो तैयारियां हो रही थी तो पता नहीं भाई भनक ही नहीं निकलने दी। पुरानी चीज़ें जो है ना वो जिंदा करने वाली बात है। अगर देखा जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का सीन होगा। वो एक नॉर्मली बातचीत जो है ना वो चलती रहती है, ठीक है ना। और जिस तरह उसने बढ़ा चढ़ा के बात की है ना
कि ये मुझसे जो है ना वो फौरन मुझे कॉल आई एस जयशंकर साहब की कि ये मतलब हो गया, वो इतना एक जिस तरह वो कहते हैं ना कि परेशानी वाली वो चीज़ नहीं थी। वो उन्होंने जस्ट जो है ना वो एक मशवरे तौर पे कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरह करे, और अगर पाकिस्तान स्टेप लेता है तो जाहिर बात है भाई दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं वो तो दोनों जो है ना वो इस चीज के ऊपर फिर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया तो चुप लेकिन हम अगर पाकिस्तान के व्यू से देखें ना, अगर इस तरह का कोई सीन होता, अगर कोई इस तरह का सीन होता तो पाकिस्तान ने जो वो काम उस वक्त किया था ना, सारा मामला होने के बाद जो पायलट यहाँ से इन्होंने छोड़ा था ना, वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप था। वो चाहे इन्होंने प्रेशर में किया, चाहे इन्होंने डर के किया, आप जो मर्जी इस चीज को जो मर्जी समझते रहे, लेकिन ये इनका एक बहुत अच्छा कदम था कि जो भी इन्होंने छोड़ दिया, बस काम खत्म हो गया। कोई ना कोई मतलब कि एक आपको एक शुरू से नहीं पता चलता कि ये चीज हुई है, लेकिन बाद में काफी एक स्टोरी आ जाती है, क्योंकि इससे जो भी एक बड़ा वाकया होता है या सानिया होता है ना, उसमें कोई ना कोई बंदा एक ऊपर कंट्री का मुलव्वस जरूर होता है, ये ना इंकशाफ करे तो वो कर देता है। अब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो बात होगी, इसी वजह से उसने भी अपनी भाई किताब में ऐसी हेडलाइन दी है या लिखा हुआ है। अगर आप उस वक्त के सिनेरियो के लिहाज से या लगता तो मुझे उस वक्त की न्यूज के बारे में सोचे तो उस वक्त बिल्कुल जो है ना वो ट्रम्प का किरदार था इसमें। उसने काफी हद तक जो है ना वो मामलात को खुल के कंट्रोल किया था, कंट्रोल किया था। और देखा जाए ना ट्रम्प एक मुझे तो लगता है कि वो समझदार लीडर है। अब देखो एक उसका बड़ा एक जो स्टेप था ना समझदारी वाला, वो उसने अफगानिस्तान से फौजें हटाई थी, वो जंग नहीं चाहता था। लेकिन इधर जो एक और पॉइंट था कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो भाई इसमें ठीक बात है कि इंडिया का आपको एक अलाय नहीं पार्टनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक कवर कर भी रहा है चाइनीज को और हैंडल भी कर रहा है, तो इसमें एक कोई शक नहीं कि वो ठीक कह रहा था। यार इंडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है ना चाइना की तरफ। चाइना को भाई ऐसे नथ डालने वाला आगे से कोई ना मिले तो ये चाइना आगे आगे बढ़ता जाता है। अब देखें पाकिस्तान की तरफ उन्होंने कैसे अपने हाथ फैलाए हुए हैं, हर चीज़ अपनी ऐसे छीन कर लेकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई भी नहीं। आने वाले वक्त के बारे में आप क्या करते हैं भाई, जो मर्जी आप कहते रहे, आने वाले वक्त के बारे में सोचें तो इंडिया बिल्कुल चाइना को टफ टाइम दे भी सकता है और दे भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है ना भाई। और इसके लिए अगर अमेरिका को की साइड के ऊपर देखें तो अमेरिका को बिल्कुल जो है ना वो एज ए पार्टनर जो है ना डिसाइड, अब पिछली थोड़ी सी अगर आप जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा देखें ना चीज़ों को, तो जो अमेरिका बाकी कंट्रीज के साथ रवैया रखता रहा है ना, जो रशिया के साथ मतलब सही तरीके से चलते हैं, वो उन्होंने इंडिया के साथ नहीं रखा। इंडिया के साथ उनकी पॉलिसी थोड़ी नरम थी, मतलब बाकी अब आपके सामने पाकिस्तान है, उसने कोई रशिया के ऊपर कोई बयान नहीं दिया तो इनको किस तरह इन्होंने फोर्स किया, और साथ ही जो है ना आपको याद इमरान खान जो है ना वो तड़प उठे कि क्या हमको गुलाम है, आप जो कहें वो हम करते जाएं, तो उसके पीछे ये स्टोरी थी। और यही सेम चीजें जो है ना वो आगे भी गई हैं, लेकिन आगे जो बंदे बैठे हुए थे ना आगे, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया कि भाई हम वाकई आपके गुलाम नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम वो काम करेंगे, वो स्टेप लेंगे जो हमारी अवाम के लिए बेहतर होगा, जिसमें अवाम की राय होगी। वाकई इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो स्टेप लिया था वो उन्होंने लिया जो आप उनकी अवाम के लिए बेहतर था। भाई मेरे जंग कोई मसले का हल नहीं होता, आपके सामने पहले तो मतलब कि हमने कोई जंग देखी नहीं थी ऐसे, अब हर चीज आपने देख भी ली है। रशिया और यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, आप पहले चले जाए वो कितने खुशहाल थे, यूक्रेन इतना मतलब कि उनके जरखेर थे, एक वो अच्छा मुल्क था, लेकिन अब उधर देखने को नहीं लोगों का दिल करता, इतनी तबाही फ्री हुई है। तो जंग अब जो ये जनरेशन है ना, इसमें जंग का कोई बेहाल ही नहीं है, ना जंग करनी चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को पर तवज्जो देनी चाहिए, मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए, एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी यार। हाल मेरी बात सुने, जंग बोलते किस चीज को, जंग तो वो हो रही है ना, इधर जो हमारी जंग है वो इकोनॉमी की है, वो देखे ना अपनी इकोनॉमी कहाँ है, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है, कौन सी जंग है, कौन सी इंडिया के साथ न्यूक्लियर को क्या करना। जो बड़े बड़े एक अच्छे समझदार भी लोग थे ना, उन्होंने इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना छोड़ दिया यार। कंपैरिजन वैसे अगर बात की जाए आपकी खुद से खुद की लड़ाई है, आप अगर ये एक जंग लड़ेंगे भी अपने आप से तो ये जीत नहीं पाएंगे, जब तक ऐसे हालात हैं, जब तक ऐसे लोग हैं, और ये साफ और ऐसे कानून है, ऐसे मतलब कि जो भी चलता है एक बड़ा कानून बना हुआ है। सर प्रशांत ने एक छोटी सी बात की है कि उन्होंने बोला कि जब उधर से कॉल की गई थी ना अमेरिका की तरफ से, तो इमरान खान साहब को नहीं की गई थी, तो वो डायरेक्ट भाई आर्मी चीफ जो है ना हमारे, उनको की गई थी।
तो उन्होंने वो अपना जो रवैया है, जो उनका प्लान था, वो अपना सब खत्म कर लिया और बोला कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। मेन पॉइंट तो यही नजर आता है कि भाई कोई वैल्यू नहीं प्राइम मिनिस्टर की, और ये हर एक बंदे की आंखें खुल भी गई हैं, जो हैं वो हैं जो नजर आ रहे हैं। यार मेरी बात सुनो ना, अब रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, तो अभी तक उधर न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं हुआ। न्यूक्लियर एक कोई आम सी चीज नहीं है, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो भाई तबाही फिर जाएगी। यूक्रेन तो नहीं है, यूक्रेन तो नहीं है न्यूक्लियर पावर। हाँ सॉरी, यूक्रेन नहीं है। अच्छा, तो दूसरी रशिया तो है ना, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। के ऊपर आप मजीद अगर देखें ना, तो जब इन्होंने दूसरे दिन पार्लियामेंट मीटिंग बुलाई थी ना सारी, वो पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पे जो है ना वो बाजवा साहब भी थे और एक इनसाइड मीटिंग हो रही थी। तो वो याद है आपका, कोई वजीर उठ के कह रहा था कि पसीने आ रहे थे, ये हो रहा था। हाँ याद है। मतलब ये तो नहीं था कि उधर से भी प्रेशर था, उधर से भी प्रेशर था। ये कोई चीजें जो है ना वो आप कड़ियां जोड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है ना भाई, वो एक मामला टल गया, नॉर्मल होगी चीजें। ये अब ज़ाहिर बात है, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें फिर सामने आएंगी। कोई और जो है ना वो एक जो दरमियान में था वो साइड पे उतरे, क्योंकि वहां पे है भी लोग बुकें लिखते हैं और लोग पढ़ते भी हैं। अब जो अमेरिका में पाकिस्तान की बुक के बारे में लिखता है वो तो भाई सच्चाई होती है। हाँ जी बिल्कुल, उनको ये वो जानते हैं इनकी सब सच्चाई पता है, और उधर जाकर एक मतलब के सारे माथा ये टिकाते हैं उनके आगे। यार उनको फिर इन चीजों का पता भी होता है ना, जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ उनको पता ही होना है। अगर इधर हमला हो तो भाई मजम्मत वो करते हैं, ये नहीं करते। हाँ, तो हो क्यों रहा है। चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।